चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हमारा डे 2 लेक्चर 2 चलेगा, जो प्रॉपर चलेगा। और आज का डेट कितना है? 10 अप्रैल 2026। हमारा जो पेपर है उसमें इम्पॉर्टेंट पेपर है अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बोले तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस और एक्टिविटी वेयर वी रिकॉर्ड मीन्स टू राइट डाउन एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस और मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग कहाँ होता है? जहाँ बिजनेस होता है। कहाँ होता है अकाउंटिंग? बिजनेस में। सपोज करते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा भैया जो भी है, आपको स्कूल जाते समय आपको 100 रुपये पॉकेट खर्चा दे देते हैं। कभी नहीं दिए, कभी दिए। पेरेंट्स कहीं गए मार्केट, वहाँ पर शॉपिंग करके लाए। वो जब घर पे आते हैं या आप घर पे जब जाते हैं तो क्या उसका हिसाब लिखते हो? कौन जो बच्चा जो एग्जैक्ट हर चीज़ का हिसाब लिखता है अपने घर पे? आप में से कोई बच्चे? नो वन। क्यों नहीं लिखते? बिकॉज आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी को जवाब देने का बात नहीं है। सरकार पूछने नहीं आएगा कि 100 रुपया खर्चा क्या कहाँ किया, मम्मी पूछने नहीं आएगी। समझ में आ रही ना? लेकिन जब मान लेते कोई फर्म है, फर्म मतलब बिजनेस है। फर्म मतलब क्या हुआ? बिजनेस है। कोई भी बिजनेस हो जो ऑर्गेनाइज वे में काम करता है। किस वे में काम करता है? ऑर्गेनाइज। जैसे हल्दीराम ऑर्गेनाइज वे में काम करता है। मिष्ठानपुर हो गया, कोई बड़ा रेस्टोरेंट मतलब कि ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट। उसके जो वर्क होते हैं वो प्रॉपर सिस्टमैटिक होते हैं। अब मुझे बताइए, अगर वहाँ पर किसी स्टाफ को 500 रुपया दिया कोई सामान खरीदने के लिए, या कोई कस्टमर हमारे पास आता है 100 रुपये कोई सामान खरीदता है, क्या उसका हमको रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा कि हिसाब कि नहीं रखना पड़ेगा? उसका हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बस ये बता दीजिए। हल्दीराम आप गए, हल्दीराम वाला आपको 100 रुपये का कोई सामान बेचा, क्या वो हिसाब उसका लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा ना। आप किसी शोरूम गए, किसी कपड़े दुकान गए, वहाँ 100 रुपये कोई सामान खरीदे, 100 रुपये 200 500 जो भी है, क्या वो लिखेगा लिखेगा? तो वो बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो हम क्या करते हैं ना, अकाउंटिंग क्या है कि रिटन फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? रिटन फॉर्म में करते हैं, जो एक बिजनेस एंटिटी करता है। कौन करता है? बोलते रहिए, कौन करता है? वो बिजनेस एंटिटी जो ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, स्ट्रक्चर वे में काम करता है। क्योंकि उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स देने की लायबिलिटी होती है। सरकार को क्या देना होता है? साल में टैक्स देना होता है, जीएसटी कलेक्शन करना होता है। उसको हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकता है, समझ गए ना? लेकिन जैसे कोई छोटा मोटा वेंडर है, जैसे मान लो कि रिक्शा वाला, सब्जी वाला, स्ट्रीट वेंडर, पानी पूरी वाला, क्या वो हिसाब किताब लिखता होगा? नहीं लिखता होगा। क्यों नहीं लिखता होगा? क्या हा? ये तो ठीक तो है, इधर चलता है ना। हाँ, तो वो जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो अपना हिसाब नहीं लिखता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके मोहल्ले में कोई किराना दुकानदार है, आप वहाँ गए, बोले अंकल एक लेज दे दो, अंकल एक स्प्राइट दे दो। आपने उसको कैश दिया, वो दे दिया, बोलो वहाँ पर उसका वो हिसाब लिखेगा? जनरली नहीं लिखता है। सर वो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो क्योंकि सर्वाइवल के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में घर का खाता चलता है, उसके यहाँ खाता समझते हैं ना, कि आप उसके यहाँ किराना का सारा आइटम आता है और महीने के अंत में उसको पैसा देते हैं, क्या उसका हिसाब वो लिखेगा नहीं लिखेगा? क्यों लिखेगा? क्योंकि भैया हिसाब का पता कैसे चलेगा अगर हम लिखेंगे नहीं? कब कितना ले गए, कितना आपने दिया, कितना नहीं दिया। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो हर चीज़ का हिसाब लिखता है। जहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? मनी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? मनी। तो अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the business transaction in systematic
मैनर या वे। कोई भी बिजनेस एंटिटी, मान लो ये बिजनेस एंटिटी है, कौन है बेटा, और यहाँ पर कोई प्रोपराइटर इसको बिजनेस को चला रहा है। यहाँ पर कौन है, ये प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जो बिजनेस को चलाने वाला होता है, मालिक, ओनर। 11th में जो हमको पढ़ना है, तो 11th में ध्यान रखिएगा प्रोपराइटर से बिजनेस पढ़ना है, जहाँ एक मालिक बिजनेस करता है, उसके अकाउंटिंग, वो हिसाब कैसे करता है वो सीखना है हमको। 11th में कंपनी का अकाउंटिंग नहीं सीखना है, पार्टनरशिप फॉर्म जो आगे होता है वो नहीं सीखना है, वो हमें 12th में सीखना है। कहाँ सीखना है, 12th में सीखना है। तो बस इन 11th वी हैव टू जस्ट लर्न अबाउट द ABCD ऑफ अकाउंटिंग। क्या सीखना है हमको, ABCD, बेसिक चीज़ सीखना है कि अकाउंटिंग होता है क्या। क्योंकि शुरुआत, कोई भी बिजनेस शुरुआत एक ही आदमी ने करता है, फिर वो धीरे धीरे फैलाता है, उसके पास एक्सपेंशन होते हैं, वो किसी को पार्टनर बनाता है या उसको किसी कंपनी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ना होता है। कुछ फिल्म है, जरूर देखिएगा, क्योंकि 11th में आपके पास ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। एक फिल्म है लक्की भास्कर, जानते हैं, सुने हैं, लक्की भास्कर मूवी है। वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मतलब समझने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें एक CA का रोल होता है, CA कैसे काम करता है वो, तो आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। एक फिल्म है गुरु, GURU, गुरु। गुरु मूवी एक थोड़ी पुरानी मूवी है, अभिषेक बच्चन की मूवी है। किसकी मूवी है, जानते हैं अभिषेक बच्चन को? तो अभिषेक बच्चन की वाइफ कौन है, ऐश्वर्या राय ना। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की ही मूवी है गुरु। और गुरु फिल्म जो बेस है धीरू भाई अंबानी के लाइफ पे बेस्ड है, तो देखिएगा उसको भी, क्योंकि उससे सीखने को मिलता है। हम जब कुछ विजुलाइज करते हैं ना तो जल्दी सीख जाते हैं। विजुलेशन समझते हैं ना, देख कर। जैसे मूवी देखने गए तो मूवी में क्या है, पिक्चर है, एक्शन है, इमोशंस है, उसके काम है, वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। ये मूवी देखिएगा। एक वेब सीरीज है स्कैम 1992, हर्षद मेहता के केस पे है, वो जरूर देखिए। कॉमर्स वाले बच्चों को ये सब फिल्म जरूर देखना है चाहिए। इससे आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कभी मार्केट में जाओगे, कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करोगे, किसी का टैक्स कैलकुलेट करोगे, किसी का प्रॉफिट निकालोगे, किसी का ऑडिट करोगे, यही सब हिसाब किताब देखोगे, तो ये सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा। प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखोगे। क्या सीखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द फंड, हाउ टू मैनेज द मनी, पैसा से पैसा कैसे बनाए। कोई देखोगे छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं और जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, वो उनके पास जो पैसा उसी से बिजनेस करता है, प्रॉफिट को खा जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा बिजनेसमैन या प्रॉपर दिमाग लगा करता है तो प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाकर वो बिजनेस को और बढ़ा देता है। ऐसे ही ना होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो एक प्रोपराइटर ये बिजनेस में पैसा मान लो कि 50 लाख रुपया लगाता है। कितना लगाता है बेटा, 50 लाख। ये इंटरनेशनल सिंबल है रुपये का। ये रुपये का सिंबल कौन सा सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल। आप लोग RS नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बिजनेस में पैसा लगाया, ध्यान रखिएगा, तो ये बिजनेस एंटिटी बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगी ना। इस ट्रांजेक्शन मतलब कि जो बिजनेस में पैसा लगाया, हमने व्यापार खोला तो हमें सामान खरीदना है बेचने के लिए। क्या खरीदना है, सामान खरीदना है। कुछ स्टाफ को रखने हैं, किसको रखने हैं, स्टाफ को, उसको हम सैलरी देंगे। कहीं जगह होगा उसको हम रेंट वगैरह देंगे। तो ये सारे चीज़ किस फॉर्म में हो रहे हैं, मनी फॉर्म में। सामान खरीदने गया, पैसा दिया, स्टाफ है उसको हमने सैलरी दिया, लैंडलॉर्ड को हमने रेंट दिया, AC लगवाया उसका पैसा, बिजली का हमने काम करवाया उसका पैसा, स्वीपर है, हर चीज़ का हमको कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ रहे हैं। और हर चीज़ का जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम उसको मैनुअली नहीं कर रहे, मेमोरी में नहीं डाल रहे, सबको हम क्या कर रहे हैं, बोलो बेटा, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो दैट्स वाई जो हम लिख रहे हैं उसी का हिसाब रखते हैं, एंड उस हिसाब को ही बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब यू हैव टू राइट डाउन इन द बुक्स। जैसे मान लो कि हमारा बुक्स है, ये हमारा क्या है, बुक्स है, तो हमें क्या करना है कि बुक्स में हमें यहाँ पर इसका कि जैसे आज है 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल हमने आज कैश बैंक में जमा किया, उसका हमको अकाउंटिंग करना है। लिखेंगे नहीं कैश बैंक में जमा किया, उसका प्रॉपर मैनर होता है लिखने का, जैसे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, जो हम लोग आगे सीखेंगे। बट जो हमने किया मनी के फॉर्म में उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आज 10 तारीख को और परचेज किया वो भी नोट डाउन करेंगे, 10 को हमने सैलरी दिया नोट डाउन करेंगे, 10 को हमने कैश कस्टमर से रिसीव किया वो भी, जो भी चीज़ हो रहा है आज के डेट में वो आज के डेट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लो 11 तारीख आते हैं, फिर 11 तारीख मान लो यह पेज में जगह नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। फिर 11 तारीख को हमने यहाँ पर जो लिखना है, सर 11 तारीख को लिखे, फिर यहाँ जगह बच गया, फिर 12 तारीख को यहाँ लिखेंगे,
दिस इज द रिकॉर्डिंग, दिस इज व्हाट, बोलिए क्या, रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन इज व्हाट, ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। अगर हम ये गुड्स है, ये क्या है, हम कहीं से खरीदे ना, क्या किए, तो उससे उसको क्या देकर आए होंगे, पैसा। तो एक्सचेंज किया ना, जैसे हमने उसको पैसा दिया तो उसने हमको गुड्स दिया। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं हम सर्विस भी तो लेकर आते हैं विद कंसिडरेशन, मतलब मनी, पैसे से हम जो चीज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन, किसी भी अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो होता है वाउचर। क्या होता है, वाउचर मतलब बिल। आप लोग कहीं जाते हैं तो आपको कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका बिल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप बोले सर हम जो स्ट्रीट फूड वेंडर, जैसे स्ट्रीट फूड में गोलगप्पे खाते हैं 20 रुपये का, कहाँ बिल देता है, मांगिएगा भी मत भैया बिल दे दीजिए। तो सब गोलगप्पा जो खा रहा है वो आप ही को देखेगा, अरे बाप रे तो बिल मांग रहा है, नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहा है ना, वो अनऑर्गेनाइज बिजनेसमैन है, उसको हिसाब रखने की जरूरत नहीं। और आप कैश में खरीद रहे हैं, किस में खरीद रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी मम्मी गोलगप्पा वाले को बोले कि हमारा बउआ के हर डेली 10 रुपया गोलगप्पा खाइएगा, महीना के बाद हम महीना पे पेमेंट करेंगे। हो सकता है वो उसका हिसाब कोई कॉपी में लिख लेगा, है ना, किसी दिन नहीं गए तो अरे आप उस दिन नहीं गए थे उसका पैसा। सिंपल सी बात है कि अकाउंटिंग में वाउचर यूज होता है। अब वाउचर जो बिजनेस एंटिटी, लेकिन सपोज करते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी पेट्रोल पंप जाता है, वो अपने कार में, सॉरी बिजनेसमैन पेट्रोल पंप जाता है, वो अपने कार में पेट्रोल डलवाया, जानते हैं ना मशीन से बिल निकलता है, देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग कभी पेट्रोल पंप में, देखे हैं ना बेटा। तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों, क्यों, हम लोग तो अपना गाड़ी में भरवाते हैं, पर्सनल यूज़ करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लो कोई बैंक का मैनेजर बैंक के काम से गया और कार में पेट्रोल ख़त्म हो गई, समझ रहे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और कार में पेट्रोल, तो वो गया पेट्रोल पंप, उसने 1500 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया, वो उसका बिल लेगा, वो बैंक वाले वाउचर में उसको अटैच करेगा कि देखो 1500 रुपये का पेट्रोल का खर्चा है। अब सपोज करिए कि बैंक में जब 1500 का पेट्रोल भरवाता, लेकिन वो बिल नहीं लेता और हिसाब ले देता कि 2000 का पेट्रोल भी लिख सकता था 1500 का, विश्वास करेंगे हम? कब विश्वास करते हैं, जब कागज़ होता है उसका। बिजनेस में अगर हम 2 रुपये का सामान लिख रहे हैं या 2 करोड़ का चीज़ लिख रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, कागज़, पेपर होना चाहिए, बिकॉज पेपर इज़ द एविडेंस। पेपर इज व्हाट, एविडेंस। अब पेट्रोल पंप पे अगर अपने घर के लिए पेट्रोल भरवा ले तो उसके लिए बिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने शॉप पे, शोरूम पे, या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है और कंपनी के काम से आप कहीं जा रहे हैं और आपको जाने के लिए पेट्रोल, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, उसके लिए पेट्रोल लेना है, तो मालिक को क्या बोलेगा, सर पेट्रोल लेना है तो ले लो, बिलवा ले लेना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बिल ले लेना। क्योंकि आपको कैसे, आप बोलेगा सर 1500 का भरवाए, आप 1200 का भरवाए होंगे तो आपके जो ओरली आप जो बोलेंगे उस पर कौन कन्विंस होगा जी। आप मान लीजिए बहुत तेज है, आप मान लीजिए कि 10th में आप 95% लाते हैं, मान लेते हैं, और कोई 59% लाया, दोनों गया कहीं पे, अब दोनों बोला कि हम 95% लाए, ओरली बोल रहा है, तो सामने सुनने वाले दोनों को विश्वास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यही हो सकता है कि 95 वाला बोलेगा तो ये कम लाया होगा, हो सकता है 59 वाला इसका यही लाया होगा, मे बी। वी हैव टू सबमिट द एविडेंस। क्या सबमिट करना होगा हमें, एविडेंस। तो अकाउंटिंग के लिए हमारे पास एविडेंस होता है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वाउचर। क्या बोलते हैं उसको बेटा, वाउचर। ये सारा नोट्स आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग करना। जैसे आप मान लीजिए कि आप सेक्शन सी से हैं, मान लेते हैं, आप सेक्शन बी से, वो सेक्शन ए से है, लेकिन सब 10th में ही है। लेकिन जब आप एक स्कूल असेंबली में खड़े होते हैं, कहाँ, जहाँ प्रेयर होता है, या जहाँ कोई भी, जैसे मान लो कोई इवेंट हो रहा है, स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, अब वहाँ पर आप सब स्कूल के बच्चे जो है वहाँ बैठ गए, कुर्सी जहाँ मिला, जहाँ जगह मिला बैठ गए, बोलो हाँ है ना। अब जहाँ आप बैठे हुए उसके बगल वाला आप ही के सेक्शन, आप ही क्लास का होगा, ये पॉसिबल है भी और नहीं भी है, बोलो हाँ है ना। हो सकता है आपके बगल वाला बैठा हुआ उस क्लास 5 का हो सकता है, आपके सामने जो बैठा हो सकता है मैम ही होंगी,
और आपकी कोई फ्रेंड वो सबसे पीछे रो में बैठी हुई है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो पहला रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग डे टू डे होता है, डे टू, जैसे हमने देखा 10 तारीख का ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर 11 करेंगे, फिर 12 का, ऐसे करते हैं। लेकिन सर अगर हमें ये पता करना है एक साल में हमने टोटल परचेज कितना किया, एक साल में हम सेल्स कितना किए, एक साल में कैश में कितना, कैश अकाउंट, कैश का कितना बैलेंस है, बैंक में कितना पैसा जमा किए, बैंक से कितना निकाले, ये पता करने के लिए जब तक हम उसका ग्रुपिंग नहीं करेंगे पता चलेगा। हम स्कूल में जाते हैं, हमको पता करना है क्लास 10th में कितने टोटल बच्चे हैं, स्कूल के असेंबली में हम जो जितना भीड़ है वहाँ से हम ऐसे से काउंट करेंगे कि क्लास में जाकर काउंट करेंगे? बोलिए, क्लास में जाकर काउंट, वो ईजी होगा। क्लास 10th में जब हम जाएंगे और वहाँ जो बच्चे बैठे होंगे हम मानेंगे क्लास 10th का ही बच्चा है, लेकिन स्कूल असेंबली में जो बच्चे खड़े हैं वो 9th वाले भी है, 10th वाले भी है, 7th वाले भी है, सब लोग हैं। वहाँ से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पूछ पूछ कर, कौन क्लास 10th, कौन क्लास 7th, अरे भाई 10th रो तो तुम 10th, ऐसे करेंगे तो कितने टाइम लग जाएंगे। इसलिए देखिएगा जब आप किसी फार्मेसी शॉप पे जाते हैं या किसी बड़े मॉल में जाते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, जो एक नेचर का प्रोडक्ट आपको एक क्लास में मिलता है। जैसे चॉकलेट्स लेने हैं, अब चॉकलेट में वैरायटी होता है ना, बट वो एक क्लास में होगा कि चॉकलेट आइटम उस तरफ मिलता है, चाहे आप कैडबरी का लीजिए या और किसी और भी जो भी कंपनी का लीजिए। आपको अगर कपड़े का आइटम लेना है एक क्लास मिल जाएगा, जूता चप्पल एक क्लास मिल जाएगा। मेरी बात समझ में ना, क्लासिफिकेशन। तो वाई डू क्लासीफाई? बिकॉज वी आइडेंटिफाई द वैल्यू, वी आइडेंटिफाई द value in a proper class. If we have to find out the total purchase, we have to go to the purchase account. If we have to identify the total sales, we have to go to the which account? Sales account. If we have to identify the total salaries, we have to go to the, बोलिए बोलिए, सैलरी अकाउंट। यानी जिस चीज को पता करना है उससे घर में जाओ, जिस चीज को पता करना है, बोलो बोलो, और आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो घर यहाँ पर अकाउंट्स हो गया। परचेज पता करना तो किस अकाउंट में जाएंगे? फोकस। परचेज पता करना किस अकाउंट में जाएंगे? सब लोग बोलो। सेल्स पता करना है तो सैलरी पता करना है तो बैंक का बैलेंस पता करना है तो किसी बैंक, किसी बिजनेस का 3 बैंक में अकाउंट है तो फिर हर बैंक का बैलेंस पता करना है, मतलब पीएनबी का बैलेंस पता करना, पीएनबी अकाउंट में जाएंगे। एसबीआई का पता करना है तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो कि हमारा कस्टमर है, हमारा कौन है? जो उधार हमसे सामान खरीदता है। तो जो हमसे उधार सामान खरीदता है उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर इज अकाउंटिंग लैंग्वेज, अकाउंटिंग वर्ड। आगे के 3rd चैप्टर में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ने हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब समझाता हूँ मैं। हर चीज़ का ना मतलब होता है जिसके साइन से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे आप 10th पास आउट, 10th पढ़ के आए हैं तो साइंस में बहुत सारे सिंबल या उसके लैंग्वेज होते हैं कि साइंस का वर्ड है, बोलो हाँ है ना, इससे मतलब ये चलता है पता। तो अब आप तो कॉमर्स लिए ना, अब कॉमर्स में हमको अगर अकाउंटिंग पढ़ना है या कॉमर्स के लैंग्वेज, तो हमें उस लैंग्वेज को सीखना है जो नया नया चीज़ मिलेगा। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी, डेटर। क्या यूज़ किया बेटा? DEBTOR। इसको पढ़ते हैं डेटर, बी साइलेंट होगा। क्या बोले पढ़ेंगे इसको? डेटर। Debtor is what? Debtor means the person. Debtor means the person to whom goods are sold on credit. इसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। Debtor means the person who buy the goods on credit. Credit means उधार। जिसने सामान उधार में खरीदा या जिसको हम सामान उधार में बेचते हैं वो मेरा डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर। और जो सामान उधार बेचता है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा होगा ना। मान लो हमने उधार खरीदा तो किसी ने उधार क्या किया होगा? बेचा होगा ना। तो जो बेचने वाला होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर। ठीक है ना। जैसे आप आओ तो अभिनव, यहाँ तो आ जाइए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 पर्सन है। कितने पर्सन है? 2 पर्सन। अब अभिनव मेरा परमानेंट ग्राहक है, मतलब मैं अभिनव को प्रॉपर जानता हूँ, ये भी मुझे प्रॉपर जानता है, हमेशा आता है, सामान ले जाता है वगैरह, टाइम पे पैसा दे भी देता है। तो जब टाइम पे पैसा दे देता है, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। क्रेडिट जिससे होता है, क्रेडिट मतलब होता है रेप्यूटेशन। आप लोग जैसे सुनते होंगे क्रेडिट स्कोर अच्छा है, किसी का क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होता है तो उसको लोन आसानी से मिल जाता है।
जानते ना, उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। जैसे हमने कल बताया था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मतलब। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, बट आपकी इतनी क्रेडिट है जिसका आप यूज करते हैं, पैसा बाद में पेमेंट कर देंगे, यही ना मतलब होता है। और डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि जब आपका बैंक में पैसे हैं तो उस एटीएम कार्ड से आप पैसा बैंक से निकाल लेते हैं, एटीएम का मशीन से, तो उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। यानी आपके पास जब पैसे होंगे तो खर्च करेंगे, वो डेबिट कार्ड हो गया। अब सपोज कर दिए कि अभिनव को इस कॉपी की ज़रूरत है, मतलब हम बेचने वाले हैं। अब अभिनव हमसे सामान खरीदा, बोलो क्या बोलोगे, मतलब जो भी बोलोगे, सर वो कॉपी खरीद, मतलब बोलो कॉपी खरीदो, कॉपी खरीदना है। अच्छा ये 50 रुपीज़ आज दोगे, कब दोगे? ठीक है भाई, 45 लग जाएगा, 45 नहीं ना, 45 डेली के ग्राहक थोड़ा नहीं ना, 45 पैसा तुम थोड़ी दे रहा अभी, बाद में देगा, डेली के ग्राहक है फिर भी 45 ठीक है, बाद में ठीक लो। चलिए अभी रुकिए। अभी जैसे क्या हुआ ना, आ जाओ बेटा, जैसे अभिनव हमसे सामान खरीदा, बड़ा नेगोशिएशन किया, नेगोशिएट करके 10 रुपये कितना कम करवाया है, 5 रुपये ना, 5 रुपया। वैसे जान जाइए यही कॉपी आपको 45 में नहीं मिलने वाला है, 140 रुपये MRP है, ध्यान रखिएगा। अब मेरा कहना है हियर 2%, किसी भी बिजनेस में कम से कम कितने % होंगे? 2%, कम से कम, तभी तो बिजनेस होगा, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा। हम अपने जाते हैं घर में और घर के पीछे खेत है, उसमें से हम गोभी उगा के घर में बना लेते हैं, तो यहाँ सेल्फ परचेज कहलाएगा? हम खुद से शेविंग कर लेते हैं, सेल्फ कहलाएगा? सर बिजनेस नहीं होगा। आप सैलून जाते हैं, वहाँ पर कोई काम करवाते हैं, कोई दुकान जाते हैं, तो 2% का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होना चाहिए। अब आई एम टेलिंग, यहाँ उधार लेन देन हुआ ना, मुझे बताइए पैसा किसको लेने का राइट है फ्यूचर में? मुझे। आई एम व्हाट? क्रेडिटर। ही इज व्हाट? डेबिटर। फिर डेटर, यहां जब लिख दे क्या कहलाएगा ये? डेटर। जब आप ऐसे समझोगे ना तो क्लैरिटी आएगा। जब हमने बोला क्लैरिटी, हम डेटर का मीनिंग लिखा देते हैं ना, 4 दिन में ध्यान नहीं आता, ये कथी बोल दिए, याद नहीं हो पाता है। अब क्लियर हो गया। द पर्स, अब देखो इसको अपने लैंग्वेज में बना सकते हो। लैंग्वेज बनाने के लिए आपको वर्ड पावर चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड पावर। अब ये डेटर है, तो इसने क्या किया? इंग्लिश में बोलो कोई बच्चा, तुम बताओ अक्षत, क्या किया इसने? इसको पर्सन वर्ड यूज करेंगे, बोलो अब इंग्लिश को, इसका एक मीनिंग, एक लाइन लिख, इंग्लिश में बोलो, क्या बोलेंगे इसको? द पर्सन, बोरो नहीं, ये बाई किया। बोरो मतलब कर्ज लेना होता है, मेरी बात समझिए। बोरो वर्ड यूज जब हम कर्ज लेने जाएंगे, ये पैसा सामान खरीद रहा है, बोलो गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार। क्रेडिट मतलब उधार। द पर्सन हु, अब आप लोग सब लोग बोलिए, द पर्सन हु बाइज, हाँ, या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। क्या? डेटर। द पर्सन हु बाई गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। अब देखो इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही आंसर को हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? आपने बोला द पर्सन हु बाई गुड्स ऑन क्रेडिट, अब ये हो सकता है जैसे मैं हूं, हमारे लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, द पर्सन हु सोल्ड गुड्स टू हुम, द पर्सन टू हुम, मतलब जिससे, टू हुम मतलब जिससे, जिससे नहीं, जिससे, एगो सा लगेगा, जिससे। द पर्सन टू हुम मतलब ये, गुड्स सोल्ड ऑन, अरे आगे लैंग्वेज, सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट या कैश। तो अभी हम नगद नहीं ना बेचे हैं, कैसे बेचे हैं? ए भाई क्रेडिट में बेचे ना, कैसे बेचे हैं? तो द पर्सन टू होम मतलब ये बच्चा है, मतलब ये कस्टमर, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड व्हाट? डेटर। इसी को ना बेच रहे हैं उधार में, तो ये क्या है मेरा? डेटर। डेटर हमारे लिए कि पैसा हमसे लेवे करेंगे, नहीं दिया तो केस कर सकते हैं। एक पता है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, आगे पढ़ना है। अगर 2 साल तक पैसा नहीं दिया ना, जब जाते थे घर के पीछे से भाग जाता था, जब जाते थे 2 साल तक दिखबे नहीं किया, हम भी हार गए। 2 साल 15 दिन बाद दिखा, ये पढ़ के आया था लॉ, ऐसे आता है मेरे सामने, क्या सर क्या हाल। अब इसे हम पैसा मांग ही नहीं सकते हैं, लॉ हमें रोक देगा, लॉ रोक देगा। ऐसे तो हम पिटवा उठवा के ले सकते हैं, लॉ मतलब एक टाइम बार डेट होता है। टाइम बार्ड का मतलब किसी चीज़ का एक लिमिट होता है
कि किसी के यहाँ पैसा बाकी देना, प्रैक्टिकली ध्यान रखिएगा, किसी के यहाँ पैसा बाकी रहना 2 साल के अंदर में ले लो, या ट्रांजेक्शन करते रहो। 2 साल तक भूल गए तो बाय डिफॉल्ट वो टाइम बार डेट हो गया बैड डेट। बैड डेट मतलब डूब गया। बैड डेट मतलब इसलिए किसी का पैसा बाकी रहे तो तगादा करते रहना चाहिए, नहीं तो 2 साल तक आप भूल गए ना तो लॉ के अकॉर्डिंग आप नहीं मांग सकते हैं। ऐसे दूसरे तरीके से आप मांगेंगे, बहुत सारे उपाय होते हैं कि जैसे लेना है अब बढ़ जाओ आराम से, तो दूसरे तरीके से आप मांग सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग तो पेपर में पढ़ते हैं ना कि किताब में क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो डेटर समझ गए ना। तो डेटर होता है उधारी ग्राहक है, लेमैन मैनर में, सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा समझते हैं ना। उधारी ग्राहक को हम बोलेंगे डेटर, तो उधारी सप्लायर को क्या बोलेंगे? अब देखो क्रेडिटर कैसे बोलेंगे? द पर्सन हु सोल्ड टू हुम में अंदर होता है। द पर्सन हु सोल्ड, मी सोल्ड ना, द पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज। क्लासिफिकेशन समझ गए ना कि क्लासिफिकेशन की डेटर क्या, पैसा कितना बाकी है। अब जैसे अभिनव इज ओनली नॉट द डेटर ऑफ अ बिजनेसमैन, मेरा एक ही डेटर अभिनव होगा, ऐसा नहीं है। सांबवी खरीद सकती है, अक्षत भी हो सकता है, ये बच्ची भी हो, सब लोग हो सकते हैं। अब सबके यहाँ सेम पैसा बाकी हो, सबने कॉपी 40 का ही खरीद के गया, 45 का, ये 45 से नेगोशिएशन करवा लिया। ये आई बोले कि कितना होंगे, 50 रुपया, बोले ठीक है दे दीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसे 50 रुपया क्रेडिट पे ये नेगोशिएशन करवाई तो और कम करवाने पे लगा हुआ था, है कि नहीं है? अब मान लो कि वो रवि रंजन आता, बोलता हम 40 से कम दे दें, ज़्यादा देवे न करेंगे। वो आया हाथ में पकड़ लिया, ना दीजिए दीजिए दीजिए। समटाइम ऐसा हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप समझिए। समराइजिंग मतलब समरी तैयार करना। समराइजिंग मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ का समरी। जैसे आप कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो एट द एंड उसका समरी करते हैं ना। समरी मीन्स व्हाट की ब्रीफ डिस्कशन कि ये इसका एंड रिजल्ट है। जैसे मुझे साल भर, जैसे कोई बिजनेस होता है ना, ध्यान रखिएगा, तो बिजनेस का ना अकाउंटिंग पीरियड होता है, टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे अभी जस्ट मार्च खत्म हुआ ना, तो हमारे इंडिया में ना 2 प्रकार के ईयर होते हैं। कितने प्रकार के ईयर होते हैं? 2। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, क्या? कैलेंडर ईयर। और एक होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स पे करना है, ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल ध्यान से, ये सब क्या चीज़ होता है, ये सब, क्योंकि ये सब सीखना है। किसी भी बिजनेस एंटिटी को इनकम टैक्स पे करना है, या जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, या बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट एक प्रोफेशनल से करवाया जाता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। एंड ऑडिटर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नौकरी कर रहा होगा वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है, क्या करता है? जैसे नहीं, कोई डॉक्टर कहीं जॉब कर रहा है, कहीं क्लिनिक खोल कर प्रैक्टिस करता है, तो दोनों में अंतर हो गया। एक प्रोफेशनल जो सर्विस दे रहा है, एक कहीं जो नौकरी कर रहा है, समझे? तो एक सीए जो ऑडिटर होगा, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो जहाँ हमने जस्ट बताया थी, अकाउंट में सबसे अधिक ज्ञान अगर अकाउंट्स का होगा तो किसको हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। अब सवाल ये है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना सबसे अधिक नॉलेज होगा, तो बात ये है कि हर चीज़ का एट द एंड, जब कोई भी जैसे एंटिटी है, उसको इनकम टैक्स देने हैं, रिटर्न फाइल करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने हैं, तो एक पीरियड का होता है। किसका होता है? पीरियड का। जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्वार्टरली अपना अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाती है, क्योंकि उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, न्यूमरस, अरबों खरबों में होता है। लेकिन जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो साल का अकाउंटिंग करता है, साल का इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है। लेकिन वो साल कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो भारत सरकार मतलब कि जब राजीव गांधी का टेन्योर था, 1984 के बाद राजीव गांधी आए थे, पीएम बने थे, तो उन्होंने ना अकाउंटिंग के सिस्टम में क्या किया था कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को चेंज, बैंक में जो अकाउंटिंग होते हैं, तो उन्होंने इंडिया में जो ईयर जो होंगे, कॉन्सेप्ट ईयर के होंगे, उनके 2 पार्ट कर दिया। एक ईयर जिसको अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको इनकम टैक्स नहीं देना है, जनरली ऐसी मेंटेन करना है, वो कैलेंडर ईयर यूज करेगा। कैलेंडर ईयर बोले तो जो हमारे घर में कैलेंडर होता है, तो आप देखते होंगे कैलेंडर में ईयर में जो पहला मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है? जनवरी ना, और एंड कब होता है? दिसंबर। तो जैसे 2026 चल रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि 2026 का पहला दिन था 1/1/26, बोलो हाँ है ना।
और इसका लास्ट डेट क्या होगा? 31/12/26। तो वो दिसंबर में, सॉरी 2026 में शुरू हुआ, 2026 में ही खत्म हो गया। जो एक कैलेंडर है जो जनवरी से दिसंबर चलता है, लेकिन जो कंपनी है जिसको इनकम टैक्स अब देना है उसको फाइनेंशियल ईयर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? बट फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर से हम नहीं होता है। कोई बता सकता है फाइनेंशियल कब से कब तक चलता है? फिर से बोलो। वेरी गुड। अप्रैल से मार्च, यानी ये 2 ईयर को कवर कर लेता है। सर 2 ईयर को कवर करता है कैसे सर? जैसे मान लो अभी कौन सा मंथ है ये? अप्रैल 2026 चल रहा है ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ है, बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर का और कैलेंडर ईयर का चौथा महीना। तो 1 अप्रैल 2026 ये पहला डेट है फाइनेंशियल ईयर का। ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2027 में। तो 26-27 कवर हुआ ना। तो कहीं कहीं देखिएगा, कहीं डेटा देखिएगा तो ऐसे लिखा रहेगा 2025-26, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज 2 साल कवर बाय डिफॉल्ट ये फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। लेकिन मान लो लिखा हुआ 2025, क्या लिखा हुआ बेटा? तो ये बाय डिफॉल्ट कैलेंडर ईयर माना जाएगा। सर इसका क्या यूज है? देखो आगे जब सवाल मिलेंगे ना अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स, तो फॉर द ईयर 2025 लिख देगा। अब फॉर द ईयर 2025 लिख दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका 31 दिसंबर एंड होगा। अब फॉर द ईयर 2025-26 लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट 31 मार्च 2026 होगा। इसमें जैसे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या कोई चीज़ कैलकुलेट करना होता है तो उसमें टाइम पीरियड होता है जिसको हमको प्रॉपरली ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग वर्ड लिखा हुआ है। इंटरप्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ को क्या करना? समझाना, कि जो चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई मूवी देखें जिसमें कोर्ट रूम का ड्रामा दिखाया गया हो? कोर्ट रूम का ड्रामा मतलब कि ज़्यादातर सीन वहाँ पर ये है, कोर्ट में ही डिस्कशन हो रहा है, जहाँ 2 वकील लड़े जा रहे हैं, मतलब लड़े जा रहे हैं मतलब कि किसी टॉपिक पे बहस किए जा रहे हैं एंड जज उस दोनों की बात को सुन रहा है। ऐसा कुछ मूवी, कोई मूवी देखें आप लोग में से? कोई मूवी नहीं देखे आप? घबराइए नहीं, हम नहीं डांटेंगे कि आप मूवी क्यों देखते हैं। कुछ मूवी देखना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज को डेवलप किया जाता है। अक्षत आप देखें कोई मूवी ऐसा? कोर्ट रूम का ड्रामा जहाँ वकील सभी किसी चीज़ पे आर्गुमेंट करता है। आर्गुमेंट समझते हैं ना आप लोग? मम्मी सबसे करते होंगे, मम्मी से भाई से बोलिए। जॉली LLB आप में से सब लोग देखा होगा। कौन आप देखे हैं? कोई मूवी कोर्ट रूम वाला नहीं देखे ना? आप देखे बेटा? नहीं, सिर्फ तुम देखे। तुम देखा रवि रंजन, अभिनव आप देखें? कौन सा? जॉली LLB। आप बेटा? कोई मूवी नहीं। आप? कितने अच्छे बच्चे सब हैं, अच्छी बात है। चलो ठीक है। कोर्ट रूम ड्रामा क्या होता है मैं समझाता हूँ। किसी मैटर पे डिस्कशन चल रहा है ना? अब किसी मैटर पर डिस्कशन चल रहा है तो ना, एक होता है ऑफेंडेंट, एक होता है डिफेंडेंट। एक होता है जो केस किया रहता है जिसको प्लेंटिव कहते हैं, क्योंकि उसी को प्रॉब्लम है तब ना वो उसने केस किया। और जिस पे केस करते हैं वो केस का बचाव करने के लिए अपना वकील चूज करता है, जिसको डिफेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम केस का अगर बचाव कर रहे हैं तो आई विल कॉल डिफेंडेंट, डिफेंड करना। अब वकील जो है आपसे पहले सवाल पूछे क्या क्या घटना हुआ, कैसे क्या हुआ, आपसे पूरा चीज़ जानेगा। बोलो हाँ है ना? उसको जानने के बाद वकील, तो वकील है ना वो लॉयर है, उसने लॉ पढ़ कर गया है। आप में से कोई हो सकता है क्लैट करे, या आप में कोई फ्रेंड क्लैट समझते हैं ना? कॉमन लॉ एडमिशन है, जिसके वकील तो आप जज तक बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि वकील हमसे और आपसे ज़्यादा जानकार है। जैसे CA अकाउंट्स में जानकार जितना होता है उतना वकील नहीं हो सकता है। अब वकील जितना लीगल मैटर जानकार उतना आप नहीं हो सकते। सवाल ये कि जब वकील जब किसी बात पे डिस्कशन करता है उसका इंटरप्रिटेशन करता है कि इसका मतलब ये होगा, ये नहीं होगा, उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब वकील किसी को बोलता है तो उसको प्रॉपर समझाता है। क्या करता है वो? समझाता है, उसको एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन करने के बाद सामने वालों को समझ में आ जाता है। जैसे हम अगर कहीं शॉप पे जाते हैं, हमें जो बिल मिलता है वो बिल प्रॉपर क्लियर रहता है, जो हमको बिल समझ में आए। बोलो हाँ है ना? उसी प्रकार जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना के क्या हम अपने घर में ही रखेंगे कि सरकार को भी दिखाना पड़ेगा? सरकार को भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर आपके शॉप पे छापा मार सकता है, डाउट हुआ, बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ,
अब तुम ना उसको मतलब पूरा घासले हो, पेज फाड़े हुए हो, बताइए इंटरप्रेट हो पाएगा, समझ पाएगा वो? नहीं, पेनाल्टी ठोक देगा। इसलिए हमारा डेटा जो होना चाहिए, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। चलिए एक वर्ड हमने आज ऐड ऑन कर दिया है, कम्युनिकेटिंग, जो हमने कल नहीं बताया था ना भैया। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करना, क्या करना? कम्युनिकेट करना। तो ये कम्युनिकेटिंग क्या होगा ये समझिए। अभी आज जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो क्या करेंगे? कितना पेज कल लिखवाए थे इसे? कल कितना पेज लिखवाए थे? 2 पेज ना। तो आज जो बच्चे ज्वाइन किए 2 पेज के बाद आप आज से लिखेंगे, और जो कल वाले बच्चे हैं वो अपना लिखते रहेंगे। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है जानते तो बताइए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। इसको अगर हम एक लैंग्वेज में बनाए, क्योंकि कम्युनिकेशन टॉपिक आपको बिजनेस स्टडी में भी पढ़ना है, बीएसटी पेपर है ना, तो बीएससी क्लास 12 में आपको कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ना है। यानी हर चीज़ ध्यान रखिएगा, हर वर्ड को बढ़िया से समझना है। एक एक वर्ड कल हम रिकॉर्डिंग में कितना समय दे दिए थे, याद होगा ना? तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है सेंडिंग और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जहां 2 पार्टी होगा, एक सेंडर होगा और एक क्या होगा? और दोनों पार्टी की जो कम्युनिकेशन होगा वो मैसेज होगा। क्या होगा? मैसेज या इंफॉर्मेशन। एंड ये मोड होना चाहिए, मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड होने का मोड यानी चैनल होता है। क्या होता है बेटा? चैनल या तो ओरल वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है। जैसे ये साइन किस चीज़ का है? कोई स्माइल जैसा इमोजी सब होता है ना, आप लोग इमोजी यूज करते होंगे, आप हार्ट यूज करते हैं, कहीं हार्ट तोड़ के यूज करते होंगे। दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं होता जैसे कोई जैसे नहीं होता है सो सैड, तो वहाँ पर ना वो हार्ट का साइन को एक टूटा हुआ रहता है ना, तो हम सो सैड में अगर हार्ट भेज दे कहेगा ये पागल आदमी हो गया है क्या, टूटा हुआ, गलती से अगर हो गया तो हो गया गड़बड़। कभी कभी हम लोग पता है जैसे फेसबुक नहीं होता है, कोई आदमी मर जाता है तो उसका RIP लिख देता है। उस समय हम जब मान लो कि हमको करना होता है ना, हम ध्यान से देखते हैं, उसमें लाइक के साथ लव, केयर और सैड भी रहता है। अगर लाइक दबा दिया केयर तो गड़बड़ा जाएगा, वहाँ सैड पे टिपना पड़ेगा। अब मान लो कोई खुशियों वाला इन्फॉर्मेशन वो स्टेटस लगा दिया, वहाँ सो सैड। आप बताइए मैं कम्युनिकेशन क्या हो गया? गड़बड़ा गया। कम्युनिकेशन साइन सिंबल से हम बोलते वही कम्युनिकेशन होता है ऐसा नहीं है। आपका जेस्चर भी कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? जेस्चर। जैसे मान लो चलो जैसे आपका क्लास है, आप लोग बैठे हुए हैं, मैम या टीचर आए, आ गए, ठीक है। अब बताइए आपका जेस्चर कहाँ था? सब बैठल है, सर जल्दी सामने आते हैं, बोलेंगे अरे भाई जेस्चर का मतलब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, थोड़ा खड़े हो जाइए। दिस इज योर जेस्चर, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी सीनियर को, ये भी दिखाता है कम्युनिकेशन स्किल। आप स्कूल में ये करते थे कि नहीं करते थे? दैट्स बात। क्या यहाँ पर बड़े हो गए आप लोग? मुझे बात समझ में आ रही है ना? अगर आपके घर में मौसी आई, मामा आए, कोई भी जो आपके रिलेटिव आते हैं, आप उनको प्रणाम करते हैं। दिस इज द कम्युनिकेशन। हम पोलाइटली बात करते हैं, दिस इज द कम्युनिकेशन। हम आँख उठा ले रहे हैं, जैसे मान ली कोई गेस्ट आते हैं ना, अब बचपन सब तो जानवे करते हैं, जैसे आप तो थोड़ा बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसे जो 6ठा 7वां 5वां 6ठा क्लास का बच्चा होता है, वो दोनों अपने में लड़ते रहेगा। मौसी वाला समोसा के लिए बचा नहीं जब आप मम्मी उधर ऐसे करिए। दिस इज द कम्युनिकेशन। वो ऐसे क्यों कर रही है कि संभल जाओ? बोलिए हाँ है ना? तो कम्युनिकेशन यही होता है। बट सवाल ये है कि जब अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन का क्या यूज है? अरे भाई क्यों नहीं यूज है? हम मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए, ये मेरा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट है,
जहाँ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस का है, बैलेंस शीट मतलब एसेट, जो भी डेटा ये सब डेटा है। हमको बैंक से लोन लेना है। किससे लोन लेना है? तो बैंक को जब हम लोन लेने जाएंगे तो हम वो बोलेंगे ना अपना बैलेंस शीट दिखाइए। क्या दिखाइए? बैलेंस शीट मतलब आपका कितना प्रॉपर्टी है, कितना वैल्यू का बिजनेस है दिखाइए, तो हम लोन देंगे, तब हम कैलकुलेट करेंगे। बोलो हाँ ना। कोई इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, सरकार बोलेगी कितना इनकम टैक्स, हम कहे 10 करोड़। 10 करोड़ पिछला सप्ताह 12 करोड़ दिया था, जाके चेक करो उसका। आप दिखाएंगे देखिए इस बार सेल कम हुआ है। कम्युनिकेशन। आपका ऑडिटर जब आपके यहाँ आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करता है, वो आप उसको जब तक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा नहीं, ऑडिट कैसे करेगा? जैसे मान लो कि किसी डॉक्टर के हम जाते हैं, हमारी तबीयत खराब है, तो आप जब तक डॉक्टर को बताइएगा नहीं आपका इलाज करेगा, तो आप उसको बताकर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर 2 दिन से चक्कर आ रहा है, गिर गए एक दिन, वॉमिटिंग हो गया, जो भी चीज़ है, दिस इज द कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग में जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो 2 प्रकार के यूजर, जो अकाउंटिंग का यूजर होता है, अकाउंटिंग का यूजर और अकाउंटिंग करने वाला दोनों सेम नहीं होता है। जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको अकाउंटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। मतलब हम हिसाब लिख रहे हैं, आई विल कॉल अकाउंटेंट। क्या कहूंगा मैं? कहलाऊंगा मैं। एंड जो उस अकाउंटिंग को चेक करेगा उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? देयर आर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले अकाउंटेंट आएगा, इसके ऊपर कौन होगा? इसमें दोनों में सबसे तेज कौन, ज्यादा तेज कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बात यह है कि यूजर अलग होता है। यूजर मतलब जो आपके बिजनेस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को वो देखना चाहता है, जानना चाहता है कर क्या रहा है। जैसे आपका सप्लायर, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को क्या मतलब? अरे भाई आप उससे सामान खरीदने के उधार में तो जानना चाहेगा ना कि भैया आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, आप पैसा कितना देता है, आपका कितना बड़ा बिजनेस है, उसके बेसिस पर क्रेडिट होता है। हम बैंक से लोन लेने गए, बैंक भी हमारे बिजनेस को देखेगा ना, कहाँ बिजनेस है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है। सरकार, गवर्नमेंट, वो भी हमारा यूजर। यानी यूजर में जो होते हैं वो 2 प्रकार के यूजर होते हैं, समझिए ध्यान से। एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। और हमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग का हम कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेट, सबको उसका पता होना चाहिए कि हाँ हुआ क्या है। इंटरनल यूजर को भी करेंगे और एक्सटर्नल को भी। जैसे मान लो कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा एम्प्लॉय, सबको पता होना चाहिए कैसे अकाउंट में, समझ में आए? तो ये इंटरनल हो गए। इंटरनल मतलब विद इन द मैनेजमेंट जो हमारे यूजर्स हैं। और एक्सटर्नल में हमारा कस्टमर। कस्टमर हमारे कंपनी का नहीं है लेकिन कंपनी से सामान खरीदता है। बोलो हाँ है ना। कोई क्रेडिटर, कौन? क्रेडिटर। बैंकर, कौन? गवर्नमेंट, कौन? गवर्नमेंट। इन्वेस्टर, जो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। दीज ऑल आर द एक्सटर्नल। बट ये सबको भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट को जानने का हक है, वो समझ सकता है। और जो इंटरनल है, तो इन दोनों को हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिकेशन समझ गए हैं। तो कम्युनिकेशन डज नॉट मीन से ओरल और वर्बल या स्पोकन और रिटन होता है। वही कम्युनिकेशन कुछ ऐसा चीज़ जिससे सामने वाले को आप किसी चीज़ को बता पा रहे हो। कभी देखते हैं ना मूवी जैसे दूरदर्शन पे, जैसे या कभी अब जैसे कोई सुन नहीं सकता है तो उसको इशारों में बात करना पड़ेगा ना। नहीं तो साइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप जानते होंगे। जो अंधा होता है, एक पता है आपको मतलब कि आईसी जो एक अंधा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब ब्लाइंड मैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सर उसके सवाल कैसे रहे होंगे? उसके सवाल भी वही थे जो आदमी देख कर लिखता है, उसके भी जो सवाल है वही सवाल उसके। अब बताइए कैसे लिखा होगा? ब्रेल लिपि, समझते हैं ना? मतलब कि वो उसको मिलेगा वो उसको क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन उसको ब्रेल लिपि में मिलेगा। समझिए ध्यान से सुनिए। वो ब्रेल लिपि पढ़ेगा, क्वेश्चन ये है। फिर उस अंधे को ना एक आदमी मिलता है जो लिखने वाला होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे मान लें कि ये बच्चा है, इसको ये सीए वो नहीं कर रहा है, हमको अलाउ कर दिया जाएगा कि जाइए आप इसके साथ, ये आप जो बोलेंगे वो वही लिखेगा। अब अंधा क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ लिखो इसका आंसर। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ऐसे बोल रहे हैं अंधा चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर जिसके दोनों हाथ नहीं किया वो सीए कर सकता है? हाँ कर सकता है। सर कैसे करेगा? सर लिखेगा कैसे एग्जाम में? उसको ना प्रिविलेज मिलता है। क्या मिलता है? प्रिविलेज मतलब सुविधा। अगर आप हाथ नहीं है किसी के, मान लो भगवान अगर ऐसा हो, तो आप देख कर तो पढ़ सकते हैं ना, माइंड से ना पढ़ते हैं हम लोग।
हम गए, हमने किसी ऐसे इंसान को ले गए जिसको लिखने आता है, वो ICAI को बताना पड़ेगा कि मतलब जो भी है विज्ञान जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, हमारा ये बंदा है, इसको लिखना है। लेकिन उसका बंदे का ना ये चेक किया जाएगा क्वालिफिकेशन। अब इसमें हो सकता है कि झोल झाल की जिसको ले जा रहे वही CA होगा, तो झोल झाल हो सकता है, इसलिए चेक करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, आपका जिस बंदे को उसको CA का नॉलेज नहीं होना चाहिए, तब ना ये एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का हर मोड होता है, समझ गए ना बेटा। चलिए, कम्युनिकेटिंग टू, जिसको ड्रॉ लिख लो, आप 2 पेज के बाद लिखिएगा नए बच्चे। internal users, external users। इंटरनल यूजर्स आ जाएगा आपका एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रोप्राइटर। एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर जिसको हम क्रेडिटर कहेंगे, कस्टमर जिसको डेटर कहेंगे, investors, and both are the user of accounting। कम्युनिकेशन का मीनिंग भी लिख लो। Communication is the communication means transmission of messages or information from sender to receiver by way of spoken words, comma, written, comma, symbol, comma, sign, gesture, etc. Who buys goods on क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट का मतलब क्या होगा बेटा? उधार। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे डेटर, डेबिटर नहीं पढ़िएगा। और क्रेडिटर का मतलब होता है, यानी इसको बोलेंगे उधारी ग्राहक। द पर्सन हु, ये बस ये लाइन चेंज कर देंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसको बोलेंगे उधारी विक्रेता। विक्रेता समझते हैं, बेचने वाला को विक्रेता कहते हैं। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया ना, सेलर। अब जैसे यहाँ पर इसको आप एक
इमेजिनेशन करो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पर्सन है, मान लो यहाँ पर क्या नाम इसको रख दे, अभिनव नाम था तुम्हारा ना, अभिनव, और यहाँ रख देते हैं नाम रवि रंजन। बताओ इसमें अगर यहाँ तक मैं पूछूं, अभी लिखना बंद रोक दीजिएगा, ये जो दो बंदा है अभिनव और रवि रंजन, ध्यान से जवाब दीजिएगा, हम देखते हैं आपका कितना फोकस है। क्या यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु इज़ द डेटर, हु इज़ द क्रेडिटर? अभी रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है नहीं, किसने बेचा किसने खरीदा, जब तक कंफर्म नहीं होगा हम डेटर क्रेडिटर नहीं बोल सकते। सब अब समझिए, आप क्या बता सकते हैं? अब बताइए, अब सीधा चलो, प्रिया आप जवाब देंगे। रविरंजन क्या है? रविरंजन डेटर, वेरी गुड, क्योंकि रविरंजन खरीदा है सामान उधार में। तो ये क्या है? किसी को दिक्कत है? लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटर और क्रेडिटर तब क्रिएट होगा जब उधार में खरीदा और बेचा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर मान लो कि क्रेडिट की जगह पर कैश लिख देते ना, तो यहाँ ना डेटर खड़ा होगा ना क्रेडिटर, क्योंकि रिलेशन तब हमको मेंटेन करना है, किसी से पैसा तब लेना या देना है जब उधार में ट्रांजैक्शन हो रहा है। मेरी बात समझे ना? तो जब कैश में हम कोई चीज़ खरीद या बेचे तो वहाँ डेटर क्रेडिटर नहीं बनेगा। डेटर क्रेडिटर will only be created or originated when their transaction happen on credit। जब कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो, जब कोई ट्रांजेक्शन तब ही क्या क्रिएट हो सकता है? डेटर या क्रेडिटर। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश में हो तो कोई डेटर क्रेडिटर नहीं बनेगा। समझ में आ गई ना? इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्या बताओ?